So dear students, the last video discussing about the कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और कल देखा हमने किस तरह से कब बना और कब अडॉप्ट किया गया, इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये पढ़ा था हमने। आज ये आई टोल्ड यू कि इसको रीड करके रखना आप कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 decades ago। We have already noted one reason above. The Constitution does not reflect the views of its members alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rule were not acceptable to all major social group or political parties। ठीक है कि जो संविधान आज से करीब 70 साल पहले बना था उसे भी आज हम क्यों मानते हैं, क्योंकि जो उसमें मेंबर थे, कितने मेंबर थे आपको पता ना, 299 मेंबर्स। तो जो उसमें मेंबर थे वो सभी के सभी मेंबर का अपना व्यू नहीं था, सिर्फ उनका व्यू, उसमें उनका ही सोच नहीं था, उसमें पूरे भारत की जनता का उसमें सोच था, क्योंकि वो भारत की जनता में के बीच में से चुने गए थे और उन्होंने अपने मुद्दे को उस तरह रखा कि इसमें सबका भला हो, और इसलिए ये आज भी हम इसको मानते हैं। बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे संविधान को फिर से लिखा गया, हमारे यहाँ नहीं किया ऐसा कि फिर से लिखा जाए, वहाँ संविधान तो फिर से लिखा गया क्योंकि वहाँ के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सोशल ग्रुप ने इसको विरोध किया कि नहीं ये सही नहीं है। कहाँ पे, दूसरे देशों में, बट इन आवर कंट्री इट वाज लाइक दिस ओनली, नो बडी चैलेंज्ड इट। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मेयर पीस ऑफ पेपर। कुछ देश ऐसे जहाँ पे सिर्फ पेपर जो में लिखा गया रूल है, कोई इसको फॉलो नहीं करता। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह फॉलो भी किया जाता है। The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement of any constitution. और पिछले करीब 50-60 सालों में बहुत से ग्रुप ने इसको क्वेश्चन किया कि यहाँ पे ये बात सही नहीं है या फिर ये ऐसा सही नहीं है, लेकिन यह है कि ओवरऑल पूरा तो पूरा इसको चेंज कर दिया जाए, नया लिखा जाए, ऐसा किसी भी ग्रुप ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है। मेरा भी ये मानना है कि कुछ बातें संविधान में हैं जिनको बदलना चाहिए। कुछ ऐसे लॉ हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉ है या सिविल लॉ है, जो कि बहुत पुराने और बेकार हो चुके हैं, उनका आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बदल दिया जाए ये नहीं मान सकते हम लोग। ठीक है, कुछ बदलाव उसमें लाते रहना चाहिए, समय समय जिस तरह समय की डिमांड होती है वैसे उसमें बदलाव लाते रहने चाहिए। This is an unusual achievement for any constitution. The second reason for accepting the constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India. There was no universal elected franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. और दूसरी बात है कि इसमें सभी जो भारत की जनता थी सबका इसमें रिप्रेजेंटेशन हुआ है। हाँ, हालांकि उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो बताया था आपको मैंने कि क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि सभी को वोट देने का पावर मिले, ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वर्ल्ड कहाँ लिखा वो वर्ल्ड है ये, और इट इज़ ये देखिए आप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, उस समय तो चुनाव होता नहीं, पॉसिबल नहीं था कि सबको चुन लिया जाए, जनता तो वोट देती नहीं थी उस समय, इसलिए उनको चूज किया जाए इस तरह से कि ये सभी जनता का रिप्रेजेंटेशन में हो, सभी के प्रतिनिधि यहाँ पे आ जाए। इट वॉज elected mainly by the members of existing provincial legislature। जो उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में मेंबर थे उनको इसमें चुना गया था, उनको इसमें बनाया गया था मेंबर। उस समय हमारे पास इंडिया में 8 प्रोविंस थे। कितने थे? 8। जैसे हमको पता था ना कि आज हमारे पास 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हमारे पास हैं। उस समय बड़ा बड़ा रीजन था, बड़ा बड़ा प्रांत था, जिसको बोलते हैं प्रोविंस। तो प्रोविंसेस हमारे पास 8 थे और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी थे। तो उनमें से मेंबर को चुना गया कि ये लोग सब मिलके बैठेंगे और 299 मेंबर मिलके हमारा संविधान को ड्राफ्ट करेंगे, मतलब बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। And this ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led the India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political groups and
opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress in social terms too. असेंबली में मैक्सिमम जो ज़्यादा मेंबर थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो आज है ना कांग्रेस पार्टी, इसी पार्टी के मेंबर थे। तो आप बोलो सर कांग्रेस पार्टी के मेंबर ज़्यादा हुए तो उन्हीं की बात करेंगे जो, लेकिन नहीं, पार्टी के मेंबर तो थे वो लोग, लेकिन उनमें भी क्या उनका ग्रुप अलग था, ओपिनियन भी था कि ये कांग्रेस का मेंबर जो नॉर्थ इंडिया का है वो बात करे, नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करेगा, यहाँ के कल्चर के बारे में बात करेगा। लेकिन एक मेंबर साउथ इंडिया का भी था जो साउथ की बात कर रहा था। अगर एक मेंबर ब्राह्मण था तो दूसरा मेंबर SC/ST भी था, तो उसने भी बोला नहीं हमारे समाज के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से भले कांग्रेस मेंबर ज़्यादा थे लेकिन इन लोगों में भी ग्रुप और ओपिनियन अपना अपना था उसमें। इन सोशल टर्म्स द असेंबली में मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, बहुत सारे भाषा बोलने वाले, जात बताया तो जाति वाले, क्लासेस आने अमीर गरीब से मिला के, रिलीजन यानी बहुत धर्म वाले भी, और तरह तरह के ऑक्यूपेशंस वाले भी। कोई इसमें लॉयर था, कोई डॉक्टर था, कोई लेखक था, ठीक है, कोई बिजनेसमैन था। इस तरह से बहुत ग्रुप को बनाया गया। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल इलेक्टेड फ्रेंचाइज, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। अगर मान लो कि हमने बाद में इलेक्शन कराया होता पूरी जनता को कि सब लोग मिलकर वोट दीजिए और अपना मेंबर चुनिए जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बैठेंगे और हमारा संविधान बनाएंगे, तब भी जो मेंबर बने थे उसमें से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। सो फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम जानते हैं कि जिस तरह बनाया गया उसको वो शुद्ध और सही बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क इन ए सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर, उसने जिससे काम किया सिस्टमैटिक काम किया, सबके लिए ओपन था और कंसेंसस के साथ में होता। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वी डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में बात किया गया। देन द ड्राफ्टिंग चेयरमैन देन ए ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, चेयर्ड यानी ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि डिस्कस किया जाए। B.R. अम्बेडकर ने बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी के, क्या थे वो? चेयरमैन थे। अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अब बहुत सारी बातें की गई क्लॉज बाय क्लॉज। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड, 2000 अमेंडमेंट उस बारे में की गई, 2000 बार बदलाव किए गए। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, 114 दिन बात हुई। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved, हर डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया गया और हर वर्ड जो बोला गया वो सब वहाँ पे लिखा गया और उसको संभाल के रखा गया। These were called Constituent Assembly debates, उसको क्या बोलते हैं? Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes, 12 बड़े बड़े किताब बने हैं इस बारे में। These debates provide the rationale behind every provision of constitution, और हर संविधान के बारे में जो भी लॉ बना है उससे पीछे उन्होंने रेशनल बताया है। These are used to interpret the meaning of constitution, और इसको यूज़ करते हैं संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा संविधान बना, किस तरह से उसमें रीजन थे, कैसा उसमें चेयरमैन कौन था, तो आपको पता ही चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो चेयरमैन तो हो गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो प्रेसिडेंट कौन थे? जो यहाँ लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लिखा ना, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के याद रहे, तो कन्फ्यूजन होता है बार बार, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ओके, ये दो कन्फ्यूजन नहीं होगा तो ये आपका पूरा हो जाए। जो बात अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।